मैं बैठक में चाय लेकर पहुंची तो देखा जया दीदी रो रही है और लता दीदी उन्हें चुप भी नहीं करा रही। कुछ क्षणों तक तो चुप्पी ही साधे रही। फिर पूछा, जया दीदी को क्या हुआ? लता दीदी, क्या हुआ इन्हें? आंसुओं को रुमाल से पोंछ जबरदस्ती हंसने का प्रयास करते हुए जया दीदी बोली, हुआ तो कुछ भी नहीं। लता ने प्यार से मन को छू दिया तो मैं रो दी। माफ करना, तेरे यहाँ के आत्मीय माहौल में ले चलने के लिए लता से मैंने ही कहा था, पर कभी कभी ज़्यादा प्यार भी रास नहीं आता। जैसे ही लता ने अभय का नाम लिया कि मैं वह फिर रोने लगी थी। अभय को हुआ क्या? मैंने अब लता दीदी के तरफ देखते हुए आंखों आंखों में ही पूछा। इस सब से बेखबर अपने को संयत करने की कोशिश में जया दीदी स्नान घर की तरफ बढ़ गई थी। मुंह हाथ धोकर उन्होंने कोशिश तो अवश्य की थी कि वे सहज लगने लगे या हो भी जाए, पर लगता था कि अभी फिर से रो पड़ेगी। मुझे समझ नहीं आता कि कहूँ या ना कहूँ, फिर छिपाऊँ भी क्या बात? यह है कि अभय अपनी पत्नी सहित मुझसे अलग होना चाह रहा है। भर्राई आवाज में उन्होंने कहा, इसमें रोने की क्या बात है जया दीदी, यह तो एक दिन होना ही था। मैंने कहा, यही तो मैं इसे समझा रही थी कि हम दोनों तो इस बात को बहुत दिन से सूंघ रही थी। लता दीदी कह रही थी, वह कैसे तुम लोगों से अचला और अभय बहुत आत्मीयता से मिलते हैं। मेरी सहेलियों में तुम दोनों का घर आना तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जया दीदी ने कहा, हमारा घर आना क्यों बुरा लगेगा? उन्हें समस्या तो आप हैं, हम नहीं। और फिर बाहर वालों के सामने तो अपनी अलम साहत का किस्सा जमाना ही होता है। वाह वाही जो मिलती है उनसे तो कितनी सुंदर सुघड़ मेहमान नवाज सालिकेदार हैं। आपकी बहू, भाई, मुसीबत तो घर के लोग होते ही हैं। मैंने कहा, जया यह समय सम्मिलित कुटुंब का नहीं है, चाहे परिवार के नाम पर एक माँ ही क्यों ना हो। और फिर तो घबराती क्यों है? एक प्रबंधिका की आय कम नहीं होती, 5 साल बाद रिटायर होती भी है तो पेंशन तो मिलेगी ही। एक नौकरानी रख लेना। लता दीदी उन्हें समझा रही थी। जया दीदी 2-3 साल बाद जो होना है वह अगर अभी हो जाता है तो यह आपके हित में ही है। जब से अभय की शादी हुई है मैं तो दिन ब दिन आपको कमजोर होते ही देख रही हूँ। मुझे लगता है आप भीतर ही भीतर कुढ़ती रहती है। आज की सासें बहुओं को कुछ कह तो सकती नहीं, अपने आप में ही तनाव झेलती हैं और घुलती रहती हैं। मैं तो सोचती हूँ उनका आपसे अलग हो जाना आपके लिए अच्छा ही है। मैंने कहा, फिर जया अब वह जमाना नहीं है कि तुम बेटे से कहो कि बेटा मैंने तुम्हें इसलिए पाला पोसा था कि बुढ़ापे में तुम मेरी लाठी बन सको। हम लोगों को बच्चों से किसी भी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। कुछ अपेक्षा नहीं है। मेरी लता की बात को बीच में काटती हुई जया दीदी बोली, मैं तो केवल यह चाहती हूँ कि वे मेरे सामने रहे। साथ रहने के लिए तो मैंने आगरा विश्वविद्यालय से मिल रही रीड रिसीप अस्वीकार कर दी है। जो हुआ सो हुआ। अब तुम अपने को उनसे अलग होकर अकेले जिंदगी जीने के लिए तैयार करो। आजकल माँ को बेटे को मोह से मुक्त होकर अलग रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं जानती हूँ कहने और करने में बहुत अंतर होता है, पर मानसिक तैयारी तो होनी ही चाहिए। अभ्यास से अकेलापन खलता नहीं।
विशेषकर हम लोगों को जिनको पढ़ने लिखने की आदत है। फिर तू तो एक तरह से अकेली ही रही हो। अभय के साथ तेरे भीतर का अकेलापन कटा हो, यह तो मैं नहीं मान सकती। हाँ, दायित्व जरूर था। वह तुझ पर दायित्व ही सही व्यस्त तो रखा। उसने मुझे एक भरी पूरी दिनचर्या तो रही, किसी को मेरी जरूरत है यह एहसास तो रहा। नहीं लता, यह अकेलापन मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। सब ठीक हो जाएगा। जया, चाय ठंडी ना कर। रोने का मन है तो बेशक रो ले। लता दीदी के ऐसा कहते ही जया हंसने लगी। इसलिए तो यहाँ आई थी कि तुम लोगों में बैठकर कुछ सही सोच पाऊंगी, अपने में कुछ विश्वास प्राप्त कर सकूंगी। जया दीदी मन से उखड़ी हुई थी, इसलिए लता दीदी को मेरे प्रयासों के बावजूद अन्य मनसा की एकाएक खड़ी हो गई और लता दीदी से कहने लगी, चल अब और ना बैठा जाएगा। आज मुझे भी लगा उन्हें अपने को समेटने के लिए बिल्कुल अकेलेपन की ज़रूरत है, जिसका सामना करने से वे बच रही है। मैंने कहा, जया दीदी, मेरे पति तो आजकल बाहर हैं, इसलिए जब चाहे आइए मेरे पास। मुझे आपका आना अच्छा ही लगेगा। अच्छा है तो 2-4 दिन मेरे पास ही रह जाइए। मैं फिर दोहरा रही हूँ, अभय और अचला की चले जाने पर आप अपने ढंग से रह सकेगी। हमें भी आपके घर आने पर ज़्यादा अपनापन लगेगा। अभी तो लदे कर आपका शयन कक्ष ही अपना रह गया है। जया दीदी लता दीदी के साथ चली गई थी, पर मैं अभी भी उन्हीं में खोई हुई हूँ। अभय बड़ा हो गया है, यह उसी दिन महसूस हुआ। यूँ समझदार तो वह मुझे पहले से ही लगता था। उस दिनों हिंदी विषय पढ़ने के लिए वह अक्सर मेरे पास आता था। एक दिन वह बोला, मौसी, ऐसा कुछ बताइए कि एक रात में ही तू पढ़कर पास हो जाए है ना। उसकी बात पूरी करते हुए मैंने कहा था, पर बेटे थोड़े दिन अपने पाठ्यक्रम को एक बार पूरी तरह से पढ़ा लो। ले, उसकी अभिव्यक्ति में कोई कमी नहीं थी। साहित्य पर उसकी पूरी पकड़ थी। कठिनाई आती थी भाषा के संदर्भ में। मौसी इस बार पास नहीं हुआ तो ऑनर्स की डिग्री नहीं लेगी। मुझे पूरे भरोसा है कि तुम हिंदी पास ही नहीं करोगे, अच्छे अंक भी पाओगे। ओह धन्यवाद मौसी। आषाढ़ का दिन नामक नाटक पढ़ने में उसे कठिनाई हो रही थी, मुझे याद है। इसलिए मैंने उसे उन्हीं दिनों संभव द्वारा हो रहे इसी नाटक को देखने के लिए भेजा था। परिणाम यह हुआ था कि विलोम के चरित्र को उसने परीक्षा में बड़े खूबसूरत ढंग से लिखा है था। जीवन की उसी समझ थी। मल्लिका की वेदना वह उस उम्र में भी महसूस कर सका था। फिर अपनी माँ की वेदना को क्या हुआ है अभय को। पर एक साथ तनावग्रस्त रहने से तो अच्छे मधुर संबंधों के साथ लगाव रखते हुए अलग रहना कहीं ज्यादा बेहतर है। लंबी चुप्पी तो नहीं रही जया दीदी के साथ, पर मिलना भी नहीं हुआ। एक दिन फोन आया तो पूछ ही बैठी, दीदी अभय और अचला ने यह निर्णय क्यों लिया? कोई तत्कालिक कारण तो रहा ही होगा। हाँ, उन्होंने बताया। तू जानती ही है कि नवरात्रों के अंतिम 2 दिन मेरा उपवास रहता है। अचला सुबह 9 बजे चली जाती थी। 10:50 पर मेरी भी कक्षा थी। सुबह मैंने दोनों को चाय दे ही रही थी। अष्टमी की वजह से नाश्ते के लिए अंडा नहीं रखा था, बस इसी पर चिल्ला पड़ी। मैं सुबह सुबह पूरी हलवा नहीं खा सकती। मैंने इतना कहा, बेटे आज अंडा आमलेट जायो चाहिए, बाहर हीटर पर बना लो।
पर वह तो पैर पटकती हुई चली गई। उसी सम दफ्तर से वह मायके चली गई और अभय ने मुझे सूचित किया कि वह अलग घर का इंतजाम कर रहा है। मेरे पूछने पर कि मेरा दोष क्या है, वह बोला, माँ, आप पर बहुत ज्यादा बोझ है। यहाँ रहते अचला कभी अपना दायित्व नहीं समझेगी और ना समझ ही रह जाएगी। व्यर्थ में आपको भी परेशानी होती है। नया मकान लेने के बाद अभय के साथ अचला भी आई थी। बहुत प्यार से मिली। माँ, हम क्या करें, हमें यहाँ अजीब तनाव सा लगता था। कभी देर रात तक अभय और हमारे मित्र आते तो लगता आप परेशान हो रही हैं। आप कुछ कहती तो नहीं थी, पर हमें अपराध बोध होता था। कुछ घुटा घुटा सा लगता था। यहाँ देखने में कुछ भी गलत ना होने पर लगता था जैसे सब कुछ ही गलत है। बस ऐसे चले जाएं। वे अभी हर शाम आता है, पर कब तक आएगा। जया दीदी शायद रो रही थी, क्योंकि एकाएक चुप्पी के बाद अच्छा कहा और रिसीवर रख दिया। लगभग 15 वर्ष पहले कॉलेज में एक मेला लगा था। जया दीदी छुट्टी पर थी। हम लोगों को जोर देने पर अभय को घूमने के लिए मेले में ले आई थी। माँ से पैसे लेकर वह कोई खेल खेलने चला गया। भोजन के बाद जया दीदी ने उसे वापस चलने के लिए कहा तो वह बोला, अभी नहीं, अभी और खेलेंगे। खेलने के बाद माँ को ढूंढते हुए वह हमारे स्टॉल पर आया तो हम चाय पी रहे थे। जया दीदी ने फिर कहा था, अब तो चलो, अभय दूर जाना है, बस भी ना जाने कितनी देर में मिले। तब वह गर्दन ऊंची करते हुए बोला, डरती क्यों हो माँ, मैं हूं ना साथ। लेकिन मेला उठने से पहले ही माँ को बिना ठिकाने पर पहुंचाए उसने अपना अलग अलग ठिकाना कर लिया था। मैं इसी में खोई हुई थी कि फोन की घंटी से तंद्रा भग हुई। अरे आप सच लंबी उम्र हैं आपकी, आप ही को याद कर रही थी। कैसी हैं आप, कहाँ, क्या अभी आपके पास आना होगा। लता दीदी भी आ रही है, जैसा आदेश आती हूँ, कहते हुए मैंने फोन बंद कर दिया था। जया दीदी का उल्लास संयुक्त स्वर बहुत दिनों बाद सुना था। नया फ्लैट दिखाना चाह रही थी, हमारे परामर्श के बाद ही लेगी, ऐसा सोच रही थी। फ्लैट बहुत अच्छा था, लेने का निर्णय भी उसी समय कर लिया था। उन्होंने और बयाना भी हमारे सामने ही दे दिया था। बस अब तो इंतजार था उनके गृह प्रवेश का। एक दिन शाम को उनका फोन आया कि वे हवन नहीं करवा रही। कुछ लोगों को सूचित करने के लिए उन्होंने कहा था। वह सब तो किया, पर लगा कि जया दीदी के पास जाना चाहिए। लता दीदी को फोन करके उनके फ्लैट पर पहुंची। वाह, यहाँ तो जो आए उनका जाने का मन ही ना हो। इस वाक्य से जया दीदी खुश होने के बदले आहत ही हुई। जाने की बात, यहाँ तो कोई आना ही नहीं चाहता। अभय अचलाक में हवन पर आने से इनकार कर दिया। सोचा वही नहीं आ रहे तो फिर काहे का हवन। अब तो लगने लगा है पुराहिती की बेला में ही आएगा वह यहाँ। पर प्रश्न है क्या उस समय मैं उसे देख पाऊंगी।